हेलो बच्चों, आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए NCERT क्लास 11 बायो चैप्टर 19 जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसमें हम लोग एकदम अच्छे से पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। तो देन नाउ लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में कुछ टॉपिक्स वगैरह दिए गए हैं जिसको पढ़ना है। तो पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने। तो पहला पॉइंट है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स। ओके, दूसरा है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। तीसरा हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। और चौथा है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स अ पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग ऑर्गन्स। हम लोग पहले से जानते हैं कि न्यूरल सिस्टम जो है वो पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन, बहुत तेज़ी से कोऑर्डिनेशन कनेक्ट करता है ऑर्गन्स के बीच में। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिसके बीच में कनेक्शन होता है, तो वो न्यूरल कोऑर्डिनेशन के द्वारा होता है। ठीक है, तो देखिए, द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड एज द नर्व फाइबर्स डू नॉट इनरवेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड द सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूसली रेगुलेटेड। इसमें देखते हैं क्या होता है कि न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो होता है ना, वो बहुत तेज़ी से काम करता है, बहुत तेज़ी से, लेकिन छोटा छोटा होता है और बहुत तेज़ काम करता है। ठीक है, नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो पूरे बॉडी के सेल्स के अंदर नहीं जाते हैं, बाहर ही रहते हैं और अपना सारा काम कंप्लीट करता है। जितने भी सेलुलर फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है उन सारे काम को वो करता है। ठीक है, स्पेशल काइंड के कोऑर्डिनेशंस और इंटीग्रेशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, वो कौन करता है? न्यूरल सिस्टम करता है। ठीक है, तो दिस फंक्शन इज कैरीड आउट बाय हार्मोन्स। The neural system and the endocrine system jointly coordinate and regulate the physiological functions in the body. तो देखो, ये जो फंक्शंस होते हैं ना, ये हार्मोन्स के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम जो होते हैं दोनों एक साथ कनेक्टेड होते हैं, दोनों एक साथ मिल करके काम करते हैं, जिससे अच्छा काम होता है, मतलब जॉइंटली कोऑर्डिनेट होते हैं और ये रेगुलेट करते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं, जैसे ऑर्गन्स का फंक्शन हो गया, पूरे ऑर्गन्स का फंक्शन हो गया, पूरे बॉडी का फंक्शन हो गया, टिश्यूज़ के फंक्शन हो गए, तो इन सब जितनी तरह का फंक्शंस होते हैं ना हमारी बॉडी में, वो सब कौन करते हैं? न्यूरल सिस्टम और हार्मोन्स, ये दोनों मिलकर करते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों नहीं मिलकर करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो क्या होगा कि नहीं होगा, फंक्शंस काम ही नहीं हो पाएगा। तो ये सब मिल करके काम करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 19.1 पे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स एंड आर हेंस कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, उसके पास डक्ट्स नहीं होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं। तो इसका जो सिक्रीशंस होता है उसको हम लोग हार्मोन्स कहते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं? हार्मोन सिक्रीट करता है। जो भी हार्मोन सिक्रीट करेगा उसके पास डक्ट्स नहीं होंगे, वो डक्टलेस ग्लैंड्स होगा। ठीक है, the classical definition of hormone as a chemical produced by endocrine glands and released into the blood and transferred to a distantly located target organ has current scientific definition as follows. तो इसके क्लासिकल डिफिनीशन में हम लोग क्या देखें कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। हार्मोन्स जो है एक तरह का केमिकल है, ठीक है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो होता है ये हमारे ब्लड में रिलीज होता है। ये हार्मोन कहाँ रिलीज होता है? ब्लड में रिलीज होता है। फिर ब्लड से ये जाता है जो भी दूर दूर ऑर्गन्स, जैसे देखो हमारा ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, हाइपोथैलेमस है। यहाँ से हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? हमारे ब्रेन में होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब हार्मोन रिलीज होगा तो क्या बताओ, वो इतना दूर दूर जो जैसे हाथ है, पैर है और जितने भी बॉडी पार्ट है, क्या वहाँ पहुँच पाएगा?
कैसे पहुंचेगा? तो उसको पहुंचाने के लिए ब्लड होता है, ब्लड के अंदर हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ब्लड में रिलीज होकर के ब्लड जो है हार्मोन्स को सभी ऑर्गन को जा करके देता है। जैसे हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़े थे ना कि उसमें क्या होता है, लीफ खाना पकाता है और खाना जो होता है वो हमारे ले करके जाता है, खाना सारे ऑर्गन्स में पहुंचाया जाता है। उसी तरह से हार्मोन भी होता है, हार्मोन में भी ब्लड जो होता है वो रिलीज होता है और सारे ऑर्गन में ब्लड ले करके जाता है और उसको हार्मोन पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे ये तो हम लोग क्लासिकल डिफिनीशन पढ़े थे। अब हम लोग साइंटिफिक डिफिनीशन पढ़ेंगे कि साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं। Hormones are non-nutrient chemicals which act as intercellular messengers and are produced in trace amounts. देखो, हार्मोन्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं। ये एक्ट करते हैं इंटरसेलुलर मैसेंजर। ये देखो, इंटरसेलुलर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इंटरसेलुलर का मतलब होता है कि दो सेल्स के बीच में काम हो रहा होगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि कोई कंपटीशन हो रहा है, अगर ये छोटा बच्चा क्लास 11th क्लास 12th इन दोनों के बीच में जब कंपटीशन होता है तो इसको इंटर कंपटीशन कहते हैं। जब एक क्लास, जैसे क्लास 11th है, क्लास 11th के अंदर सारे बच्चों के बीच में कंपटीशन हो रहा है, मतलब एक ही क्लास के बीच में जो कंपटीशन हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं इंट्रा। क्या वर्ड देते हैं, इंट्रा देते, याद रखना। जब एक घर के एक क्लास के अंदर जो कंपटीशन होता है उसको हम इंट्रा कहते हैं, दो क्लास के बीच में जो कंपटीशन होता है उसको इंटर कहते हैं। समझ में आई बात? तो वही कह रहा है कि इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स। तो अब है एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स। तो ये हार्मोन्स जो होगा ना वो मैक्सिमम ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ नहीं होते हैं, वो एकदम थोड़ा सा अमाउंट, ट्रेस मतलब होता है मिनिमम अमाउंट में रिलीज़ होना। ठीक है, तो फिर से हम बोलते हैं हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। ये लाइन ध्यान से याद रखना, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि हार्मोन्स कैसे केमिकल्स होते हैं, तो वो हो जाएगा नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। और किस पर काम करता है, इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स। इंट्रा इंट्रा दे दिया जाएगा, पता लगाना है कि कौन सा होगा, इंटर होगा कि इंट्रा होगा। तो याद रखना कि इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स होना चाहिए। ठीक है, एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स। ये लाइन से क्वेश्चन आ चुका है। ये तीनों पॉइंट मेन है, नॉन न्यूट्रिएंट्स, इंटरसेल्युलर मैसेंजर और ट्रेस अमाउंट। ठीक है, तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। The new definition covers a number of new chemicals in addition to the hormones secreted by the organized endocrine glands. तो अब देखो, the new definition covers a number of new molecules in addition to the hormones secreted by the organized endocrine glands. Invertebrates possess very simple endocrine systems with few hormones, whereas a large number of chemicals act as hormones and provide coordination in the vertebrates. तो देखो यहाँ पे कहा गया है कि जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स हमारा एनिमल किंगडम में हम लोग पढ़ेंगे होंगे, जो छोटे छोटे होते हैं जैसे एनएलिडा वगैरह सब जो होता है जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, उसको जो होता है उसके पास एकदम सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं और फ्यू हार्मोन्स रिलीज होते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की तो उसके पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ केमिकल्स होते हैं जो हार्मोन्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को और यहाँ से अब एक्सप्लेन किया जाएगा बहुत सारा। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे जो अगला 19.2 ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज्ड टिश्यूज सेल्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी कंस्टिट्यूट द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी में बहुत जगह जगह हर पोजीशन हर जगह जगह ये प्रेजेंट होता है। तो कौन कौन से टिश्यूज़ है, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स है जो कि कहते हैं ऑर्गन्स वगैरह हैं जो कि हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियास, पाराथायराइड, थाइमस एंड गोनाड्स। गोनाड्स किसको कहते हैं, टेस्टिस इन मेल्स, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब को ये सब जो है जितने भी हैं ये सब क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं। अब देखिए
are the organized endocrine bodies in our body. In addition to these, some other organs, example gastrointestinal tract. अब कुछ और भी होते हैं जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी, हार्ट, ये सब भी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं. इंडोक्राइन ग्लैंड्स में, इंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन सा आता है ये सब तो बता ही दिए. उसके अलावा भी कुछ होते हैं जो इंडोक्राइन सिस्टम नहीं होने के बावजूद भी हार्मोन्स रिलीज करते हैं. तो उसके बारे में हम बताए थे अभी कि वो होता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी, हार्ट. ठीक है. A brief account of the structure and function of all major endocrine glands and hypothalamus of the human body is given in the following section. अब इसका brief account अच्छे से explain करके पढ़ेंगे इन सब के बारे में, जो कि पहला स्टार्ट होता है हमारा हाइपोथैलेमस. हाँ, तो देखो एक मिनट, हाइपोथैलेमस पढ़ने से पहले हम ज़रा इस फिगर पे गौर करते हैं. ओके. तो ये फिगर में हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले देखो ये है हाइपोथैलेमस. ऊपर में हम लोग जो देख रहे हैं हाइपोथैलेमस है, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर आता है थायराइड और पाराथायराइड, फिर थाइमस, ये है हमारा पैनक्रियाज और एड्रीनल ग्लैंड. अब एड्रीनल ग्लैंड में देखो जो ऊपर में दिख रहा है, जो किडनी के ऊपर है, उसी को एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं. ठीक है. ये है हमारा ओवरी और ये है टेस्टिस. इस फिगर में बताया गया है कि ये सब एंडोक्राइन सिस्टम है. ठीक है. तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, हाइपोथैलेमस. एज यू नो द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डाइंसेफेलॉन फॉर ब्रेन. हम लोग जानते हैं कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो ब्रेन में जो होता है, ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, डाइंसेफेलॉन कहते हैं. डाइंसेफेलॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड होता है और दोनों पार्ट जो होता है ब्रेन का वो कनेक्टेड होता है कॉर्पस कॉलोसम के द्वारा. ठीक है. अब देखो दो कंफ्यूज होना मत, क्योंकि कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस कॉलोसम दोनों अलग अलग वर्ड है. ठीक है. कॉर्पस कोलोसम जो होता है वो हमारे ब्रेन में पाया जाता है, कॉर्पस लूटियम जो होता है वो ओवरी में पाया जाता है. ठीक है. दोनों वर्ड अलग अलग है, सिर्फ कॉर्पस सेम है, लूटियम और कोलोसम अलग है. तो उनके द्वारा डाइंसेफेलॉन कनेक्टेड होता है. तो वही कह रहा है कि जो हाइपोथैलेमस होता है ना वो बेसल पार्ट इन डाइंसेफेलॉन, उसके निचले पार्ट में, बेसल मतलब बेस में पाया जाता है फॉर ब्रेन. एंड इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन. और बहुत सारे जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं वो किसके द्वारा किया जाता है, वो हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है. ठीक है. इट कॉन्टेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूस हार्मोन्स. देखो इसके पास जो होते हैं बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं. और जब झुंड होता है, जब CNS में झुंड होता है न्यूरॉन्स का, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियाई कहते हैं. ठीक है. तो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो बहुत सारे होते हैं, ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, उसको हम लोग न्यूक्लियाई कहते हैं. और ये क्या प्रोड्यूस करता है, हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है. दीज हार्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स. ये जो हार्मोन्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं और सिक्रीशन करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन्स का. ठीक है. However, the hormones produced by hypothalamus are of two types. अब देखो जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है ना वो दो तरह का होता है. तो कौन कौन होते हैं, तो देखो the releasing hormones which stimulate secretion of pituitary hormones and the inhibiting hormones which inhibit secretion of pituitary hormones. देखो हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है दो तरह का, वो रिलीजिंग हार्मोन्स होता है जो कि स्टिमुलेट करता है, उसको बढ़ावा देता है कि और सिक्रीट करो. और जो एक होता है रोकने का काम करता है, इनहिबिटिंग हार्मोन, उसको रोकने का काम करता है कि नहीं नहीं सिक्रीट होने नहीं देता है. जैसे हम लोग एग्जाम्पल में याद करने के लिए हम बताते हैं, जैसे कि देखो जैसे पढ़ने के लिए कोई बैठा तो फिर उसको ना मन दिल दो तरह का चीज़ होता है ना, जो उसको बार बार उकसाता है. एक बोलता है कि नहीं पढ़ो पढ़ो, पढ़ने से तुम्हारा काम फ़ायदा होगा, एग्ज़ाम क्लियर होगा. ये सब चीज़ उसको अंदर से आवाज़ें आती है, अंदर से उसको चाहत होता है कि पढ़ो पढ़ो, और फिर एक मन कहता है कि नहीं नहीं पढ़ो. तो इस तरह से उसको इनहिबिट करता रहता है. वैसे ही इसको याद रखना कि जो हमारा हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन रिलीज़ होता है वो दो तरह का हार्मोन रिलीज़ होता है. एक उसको रिलीज़ करने के लिए देता है, एक उसको स्टिमुलेट करता है कि रिलीज़ हो. लेकिन दूसरा जो होता है उसी के अगेंस्ट काम करता है कि नहीं नहीं रिलीज़ होना है, उसको इनहिबिट करने का काम करता है. तो देखते हैं आगे चलते हैं.
For example, a hypothalamic hormone called gonadotropin releasing hormone stimulates the pituitary synthesis and release of gonadotropins. देखो जैसे एग्जांपल में दिया गया है कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन होते हैं जिसको हम गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, उसी तरह से और ये गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज भी करता है. On the other hand, somatostatin from the hypothalamus inhibits the release of growth hormone from the pituitary. तो देखो दूसरा बात कहा गया कि जो पहले हमने कहा कि गोनाडोट्रोपिन ये रिलीजिंग हार्मोन होता है. अब ये इनहिबिटिंग हार्मोन के बारे में बता रहा है कि सोमैटोस्टेटिन जो होता है वो इनहिबिट करने का काम करता है, वो हार्मोन को, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है कि रिलीज होने नहीं देता है. तो दीज हार्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स पास थ्रू एक्सोन्स एंड आर रिलीज फ्रॉम द नर्व एंडिंग्स. ये हार्मोन्स रिलीज कहाँ से होता है? ये हार्मोन रिलीज होता है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, जो हम लोग पहले पढ़े थे कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं ना इसके पास, तो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से ये रिलीज होता है और फिर ये एक्सोन से पास होते हुए नर्व एंडिंग के द्वारा रिलीज हो जाता है. नर्व का फिगर याद होगा कि नर्व कैसा होता है, नर्व के पास क्या होता है, डेंड्राइट्स होते हैं, सेल बॉडी होता है, फिर एक्सोन होता है और उसके बाद नर्व एंडिंग्स होते हैं. तो वही कह रहा है कि जो हाइपोथैलेमिक्स होते हैं ये कहाँ से रिलीज होते हैं, ये हमारा एक्सोन से होते हुए नर्व एंडिंग से रिलीज हो जाता है. ठीक है, अब देखो these hormones reach the pituitary gland through a portal circulatory system and regulate the functions of anterior pituitary. ये जो हार्मोन्स होते हैं ना ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स में पहुंच जाता है, फिर वहां से ये पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम में के थ्रू होते हुए रेगुलेट करता है फंक्शंस ऑफ एंटेरियर पिट्यूटरी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है. द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस. पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो डायरेक्ट किसके अंडर होता है? हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन के डायरेक्ट अंडर होता है. ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड में कि दो तरह का पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, एडिनो हाइपोफाइसिस होता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है. एक जो होते हैं जो अपने से न्यूरॉन के अंडर में नहीं होता है, डायरेक्ट न्यूरॉन से नहीं, हाइपोथैलेमस से बनता है. तो देखो एक होगा कि हाइपोथैलेमस से बनेगा और वहाँ से रिलीज होगा, मतलब पिट्यूटरी हार्मोन उसको नहीं बनाएगा उस हार्मोन को, लेकिन एक क्या होगा कि हार्मोन बनेगा पिट्यूटरी में, फिर वहाँ से सिंथेसिस होगा पिट्यूटरी से, मतलब क्या करेगा, हाइपोथैलेमस सिक्रीट करेगा, फिर पिट्यूटरी हार्मोन में बनेगा, फिर पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज करेगा वो हार्मोन. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स वो रिलीज़ करेगा हार्मोन. लेकिन दूसरे एक जो नर्व वाला होता है, जो न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है, वो डायरेक्ट हमारा हाइपोथैलेमस से ही सिक्रीशन और सिंथेसिस होता है. ठीक है, यहाँ तक ख़त्म. अगले वीडियो में हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में